कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। एपिसोड 178, विकास और सिया का हॉस्पिटल जाना। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से एके को जब किया के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सीनियर साइंटिस्ट के गुस्से में गले को दबा देता है, जिससे उसकी सांस ही अटक जाती है। उसे वक्त सीनियर साइंटिस्ट को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब आगे एक के इस समय गुस्से से उबल रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी का अभी सीनियर साइंटिस्ट की जान निकल ले। तभी सीनियर साइंटिस्ट उसकी पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जिंदगी की रहम की भीख मांगने लगता है। वह बार बार माफी मांगते हुए कह रहा था कि ऐसी गलती उससे अब दोबारा नहीं होगी। वह उसे नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वह आपके लिए कितनी खास है। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने जो गलती की है वह मैं कभी नहीं करूंगा। प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। वह सीनियर साइंटिस्ट उम्र में काफी बड़े थे और एके के पैरों पर गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। उसने कई बार एके का इलाज भी किया था। इस वजह से एके उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है और उसे खास हिदायत देता है कि अगर वह किया की हेल्प नहीं कर सकता तो उसके लिए कोई मुसीबत भी ना खड़ी करे, वरना उसे एक पल भी नहीं लगेगा उसकी जान निकलने में। अगर अब की बार मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी सुना तो वह तुम्हारे जिंदगी का अंतिम दिन होगा। इतना कहकर एके उसे धक्का देकर वहां से निकल जाता है। वहीं अब जाकर सीनियर साइंटिस्ट की जान में जान आई है। आज तो वह बच गया, लेकिन आगे अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। यही सोचकर उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और अपने मन को अच्छे से मना लिया कि आगे से वो कभी ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा जिससे एके उससे नाराज हो जाए। वही अक्षत तो वहां से निकलने के बाद सीधा लैब में जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है तो सभी लोग उसे देखकर अपने स्थान पर शांति से खड़े हो जाते हैं और जब एके उनके पास पहुंचता है तो वह लोग झुककर उसे ग्रीट करते हैं। एके किसी पर ध्यान नहीं देता। इस वक्त उसकी नजर तो सिर्फ किया को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर किया पर पड़ती है। वह देख रहा था कि किया पूरे ध्यान से अपना काम कर रही थी। उसने एक बार भी अपने आसपास क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस समय वह अपने काम में लगी हुई थी। ये देखकर अक्षत की होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। सच में उसकी बेबी डॉल सबसे अलग है। वो कुछ देर उसे यूं ही देखता रहता है, फिर उसके बाद बिना कुछ बोले वह वहां से चला जाता है। पता नहीं क्यों उसे देखने भर से उसके दिल को सुकून मिल जाता था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रूहानी किया के दादा की देखरेख कर रही थी। किया को गए 10 दिन हो चुके थे, पर अभी भी किया के हाथ कुछ नहीं लगा था। किया के दादा की तबीयत जैसे की तैसे बनी हुई थी और उसे पर भी बीच बीच में उनके बेटे, बहू और उनकी पोती आकर उन्हें परेशान कर जाती थी। आज फिर से एक बार अस्पताल में दादाजी से मिलने विकास कपूर आए हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी सिया कपूर भी आई हुई थी, पर आज तारा नहीं आई थी। जैसे ही दादा अपने बेटे और बहू को देखते हैं तो उनकी भौहें ही चढ़ जाती हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यह लोग उनसे मिलने आए, क्योंकि जब जब ये लोग उनसे मिलने आते थे तो उन्हें सिर्फ परेशान ही करते थे। तभी विकास जी अपने पिताजी से कहते हैं कि पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे लगता है
कि अब आप पहले से बेहतर हो रहे हैं, ठीक है आप जल्दी से अच्छे हो जाए, तब हम आपको घर ले चलेंगे, वहां जाकर आप और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहीं उनकी बातों को सुनकर तो सिया का मुंह ही बन जाता है। वह इस बूढ़े को घर नहीं ले जाना चाहती, पर उसकी मजबूरी थी, क्योंकि दादाजी के नाम पर 40% कंपनी के शेयर अभी भी थे। इस वजह से ना चाहते हुए भी सिया मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ पापा जी आप जल्दी से ठीक हो जाए तो हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। उसकी बातों को सुनकर तो दादाजी को मानो उल्टी ही आ रही थी। अरे जो अपने हाथों से जहर पिला सकता है, वो मेरी सेवा करने की बात कर रही है। मुझे अच्छे से पता है कि अगर मेरे नाम पर कंपनी के ये शेयर नहीं होते तो इन लोगों ने तो मुझे कब का मार डाला होता। दादाजी कुछ बोल नहीं रहे थे, वो एक टक उन लोगों को देखते हुए बस अपने मन में सोच रहे थे। तभी विकास कहते हैं कि पापा वह मैं कह रहा था कि इस समय कंपनी में काफी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्यों ना आप थोड़ी सी पावर मुझे दे दे जिसे मैं सब सॉर्ट आउट कर सकूं, क्योंकि इस समय कंपनी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सारे शेयर होल्डर कंपनी से अपने से आपको अलग करना चाहते हैं, वो तो मैंने उन्हें आपका नाम लेकर रोक रखा है, वरना वह सब तो काफी पहले ही कंपनी को छोड़ने का मन बना चुके थे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, इस वजह से मैं कह रहा था कि आप मुझे अपने थोड़े शेयर क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते, जिससे मेरे हाथों में भी थोड़ी पावर आ जाए। दादाजी उसकी बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता था कि तुम लोग यहाँ मेरे हाल चाल देखने नहीं आए थे, बल्कि तुम्हारी जरूरत ने तुम्हें यहाँ खींच लाया था। तभी विकास जी कहते हैं कि नहीं पापा आप गलत सोच रहे हैं, वह तो आपकी तबीयत थोड़ी सही लगी इसलिए मैंने चर्चा कर दिया, लेकिन अगर आपको बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मैं अब आपसे इसकी चर्चा नहीं करूंगा। चाहे मैं कितनी भी मुसीबत में क्यों ना रहूं, मैं कंपनी को संभाल लूंगा। उसकी बातों को सुनकर सिया का मुंह बन जाता है, वह तुरंत बीच में कूदते हुए कहती है कि अरे पापा जी हम भी तो आपके ही बच्चे हैं, आखिर में आपके सुख दुख में हम आपके साथ खड़े रहते हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी हमारे तकलीफ के वक्त में हमारी मदद करें। सिया की बातों को सुनकर दादाजी कहते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी तो तुम्हारी ही मदद की, काश थोड़ी सी मदद उसे बच्ची की कर दी होती तो आज उसकी हालत ऐसी ना होती। जैसे ही किया का जिक्र आता है तो सिया जी के शरीर में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हालांकि सिया जी ने कभी भी किया को थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिया था, उसे यही लगता था कि उसके ससुर ने इस सड़क से उठाकर उनके सर पर बिठा दिया है, यह उनके लिए एक बोझ है जो उनके प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा बताने आई है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह तो उनकी किस्मत थी जिसे उन लोगों ने ठुकरा दिया था, पर आगे तो अभी मुसीबत का आना बाकी है। सिया इस वक्त दादाजी से कुछ नहीं बोलती, वह गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त उसके पति उसके साथ खड़े हैं। अगर अब उसने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो वह उसे नहीं छोड़ेंगे, पहले भी उन्होंने उसे बहुत कुछ सुना दिया है। अब सिया भूल कर भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके पति उससे नाराज हो। वही विकास जी अपने पिता की बातों को सुनकर कहते हैं कि सब कुछ तो अपने किया को दिया था, वह तो अपने मर्जी से ही यहाँ से गई थी, हमने कहाँ उसके साथ कोई जबरदस्ती की, हम तो उसे रोक रहे थे, पर वह गंदी आदतों का शिकार हो चुकी थी, इसी वजह से तो उसे पुलिस पकड़ ले गई। अब पापा जी आप ही बताए, ऐसी लड़की को हम अपने घर रखते तो हमारी अपनी बेटी भी तो है, उसे पर भी गलत असर पड़ता, उसका जाना ही ठीक था। आप उसके लिए पछताए मत, वह जहाँ कहीं भी होगी ठीक ही होगी। वही दादाजी उन लोगों को देखकर मन में ही उन्हें धिक्कार रहे थे। कैसे लोग थे ये, जिसे बचपन से पाला पोसा, एक बार भी उसके लिए उनके दिल में दया नहीं आई। दादाजी की अब थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि जब भी ये लोग आते उन्हें बस गुस्सा ही दिलाते थे।
वही दादाजी उन लोगों से नाराजगी में कहते हैं कि अगर तुम लोगों की बात खत्म हो गई हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे आराम करना है। इस वक्त मुझे आराम की बहुत जरूरत है। दादाजी की बातों को सुनकर सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक तो वह लोग इस बूढ़े को देखने आए हैं, ऊपर से इसका रंग तो देखो किस तरह से बोल रहा है। उसका बस चलता तो वह इसी वक्त उनका गला दबा देता। कभी विकास जी सिया से कहते हैं, चलो सिया हम लोग चलते हैं, पापा को आराम करने देते हैं। सिया भी एक बार दादाजी को घूर कर देखती है और फिर विकास के पीछे पीछे चल देती है। विकास जी बाहर आकर काउंटर पर जाते हैं और दादाजी के बिल के बारे में पूछते हैं कि पिछली बार जब दादाजी यहाँ आए थे तो विकास नहीं था और जब वह आया था तो दादाजी का ऑपरेशन हो चुका था और फिर उसके बाद वह बिना पूछे ही चला गया था क्योंकि उसे वक्त किया वहां पर मौजूद थी। अब जब उसने पूछा तो नज ने कुछ देर तक चेक किया, फिर उसके बाद उसने बताया कि उनका टोटल बैलेंस इस समय 1,25,00,000 बन रहा है। ये सुनकर तो विकास और सिया के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि इतना पैसा कैसे हो गया, आप लोग बस हमें लूट रहे हैं। अरे कोई इतना ज्यादा चार्ज लगता है, एक मामूली सा सर्जरी ही तो हुआ था, उसके इतने पैसे होते हैं। तभी वह नज उनसे बताती है कि वह कोई मामूली सर्जरी नहीं थी, वह बहुत बड़ी सर्जरी थी और उसे करने के लिए दुनिया की बेस्ट डॉक्टर भी आई थी। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया और ये तो सिर्फ उनके दवाएं और रूम का खर्चा बता रहे हैं और जो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है उन सब को मिलाकर इतना हुआ है। तभी सिया झुंझला कर कहती है, अरे रोज का कितना लगता होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार लगते होंगे। बातों को सुनकर वह रिसेप्शनिस्ट हंसने लगती है और कहती है, मैडम आपको इतना भी नहीं पता है कि यह इस शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ के वीआईपी वार्ड का एक दिन का चार्ज ही 1 लाख से ज्यादा होता है। फिर दादाजी तो स्पेशल फैसिलिटीज के साथ यहाँ पर रह रहे हैं जिनका डेली का 6 से 7 लाख रुपए बनता है। ये सुनकर तो विकास और सिया को चक्कर ही आने लगता है, वह सब इतने पैसे कैसे देंगे। तभी सिया विकास का हाथ पकड़कर एक किनारे ले जाती है और उसे पर चिल्लाते हुए कहती है कि इस बूढ़े इंसान को इतनी स्पेशल सुविधा क्यों दे रहे हो, क्या खुद कटोरा लेकर भीख मांगना चाहते हो। अरे हमारी एक बेटी भी है, उसके लिए भी तो सोचो, कल को हमें उसकी शादी भी तो करनी है। सिया बिना रुके लगातार विकास को सुनाई जा रही थी। वही विकास का भी दिमाग घूम गया था, वह इतना पैसा कैसे लेगा और इस वक्त तो खुद उसकी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, वह तो अपने पिताजी को थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल रहा था, लेकिन फिर भी कंपनी घाटे में चल रही थी। वहीं सिया उन्हें चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी बात मानिए और उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करिए, वरना हम एक दिन भी का कटोरा लिए सड़क पर दिखेंगे और यह बुढ़ा वह तो मर जाएगा, जाते जाते हमें भी लूट जाएगा। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या सिया के कहने पर विकास अपने पापा को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देगा या फिर उन्हें वहीं रहने देगा। चलिए जाने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 179, तारा की सेक्सुअल डेजाया। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह सिया अपने पति से दादाजी को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर रही थी। अब आगे वही विकास को भी सिया की बात सही लगती है। आखिर में विकास ने मन ही मन फैसला किया, वह अपने पिता को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देगा, वह इतने पैसे नहीं देगा। आखिर में इलाज तो यहाँ भी वैसा ही होगा, लेकिन इसमें रहने से उसके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। वहीं के लोग काउंटर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माफ करेगा, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, पर हम जल्दी ही पैसे जमा कर देंगे। तभी वहां मुस्कुरा कर बोलता है
जी उनके बिल तो पे हो चुकी है। ये सुनते ही विकास और सिया एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। क्या उन्होंने सही सुना? आखिर में ये पैसे किसने दिए? उन्हें यकीन नहीं होता तो वह एक उसे नस की ओर देखते हुए फिर से पूछते हैं, आपने क्या कहा? शायद मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। तभी उसने फिर से कहा कि उनकी पेमेंट हो चुकी है। अब तो विकास और सिया ने सब कुछ ठीक से सुना था। उनके मन में यही चल रहा था कि इतना ज्यादा पैसा किसने दिया होगा। एक बार विकास के मन में आया, क्या ये किया ने दिया होगा? लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने मन से यह बात झटक दी, वह इतनी छोटी लड़की, उसके पास खाने को पैसे नहीं होंगे तो वह इतना पैसा कैसे पे करेगी? यही सोचकर अब विकास ने सामने खड़ी लड़की से पूछा, सिस्टर उनका बिल किसने पे किया है? तभी उसे लड़की ने कहा कि यह बात तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर बैलेंस पूरा दिया गया है। बस मैं इतना ही बता सकती हूँ। ये सुनते ही सिया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह मन ही मन में रहती है कि लो कर लो बात। जिस बात का डर था उसे हम बच गए। अरे भगवान भला करे उसे इंसान का जिसने इस बुढ़े का पेमेंट कर दिया। वैसे भी इस बुढ़े के बड़े अमीर दोस्त थे, शायद उन्हीं लोगों में से किसी ने किया हो। ये सोचकर सिया मन ही मन खुश होने लगी। वही विकास तो सच में ही डूबा था कि आखिर में किसने पैसे दिए होंगे। वहीं दूसरी तरफ तारा इन लोगों के साथ नहीं आई थी। इस समय उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। जब से किया ने उसका गेम उस पर पलट दिया था, तब से तारा काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी। बार बार तारा को किया की जान लेने का मन कर रहा था। आखिर में वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? हालांकि अगर यह सब उसके साथ किसी दूसरे तरीके से हुआ होता तो उसे इतनी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म की थी। आए दिन वह अलग अलग लड़कों के साथ अपनी रातें रंगीन किया करती थी। अगर उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती भी हुई होती तो उसे कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन यहाँ उसके गुस्से का सबसे बड़ा कारण किया थी, क्योंकि वह इस तरह से किया को अपने बस में कर लेती और उसकी वीडियो बनाकर उसे वायरल कर उसे हर जगह बदनाम कर देती। उसका प्लान तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। वही वह जहां भी जाती तो कुछ ना कुछ उसके साथ गलत ही हो जाता। इस वजह से वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी और आज उसने मन बना लिया था कि वह नाइट में किसी क्लब में जाकर अपने डिप्रेशन को काम करेगी। इस समय उसकी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसे इस समय किसी की जरूरत थी, तो उसने आज अपना मन बना लिया था। वह जैसे ही शाम होती है तैयार होकर घर से निकलने लगती है। तभी एक हेड सर्वेंट ने उससे पूछा कि बेटा आप कहाँ जा रही हैं? उसकी बात को सुनकर तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये पूछने की? तुम 2 टके की सर्वेंट, अब मेरे आने जाने का हिसाब रखोगी? वह सर्वेंट डरते हुए कहती है कि नहीं मैडम, ये बात नहीं है। वह सर ने मुझसे कहा था कि जब आप बाहर जाएं तो बात कर जाएं कि कहाँ जा रही हैं, वरना उन्हें आपकी फिक्र होती है। ये सुनकर तारा का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। फिर वो उसे सर्वेंट से कहती है कि आज मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, मैं वहीं जा रही हूँ और मैं नाइट में अपनी दोस्त प्रिया के घर रुकूंगी, इसलिए नहीं आऊंगी, बता देना। इतना कहकर वह तुरंत ही निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक क्लब के सामने अपनी गाड़ी रुकती है। चारों ओर काफी ज्यादा रोशनी थी। वहां बहुत से लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़े चली आ रही थी। जहां लड़के अपने मस्ती में थे तो वही लड़कियां बहुत ही शार्ट ड्रेस पहने उनके बाहों में बाहें डाल क्लब के अंदर जा रही थी। यह सब देखकर तारा मुस्कुराने लगती है। अब जाकर उसे कुछ रिलीफ फील हुआ था। वह आते वक्त गाड़ी में ही ड्रिंक करते आ रही थी, इस वजह से थोड़ा बहुत नशा उसे चढ़ चुका था और वह मस्ती में ही झूमते हुए क्लब के अंदर चली जाती है।
कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वह बार काउंटर पर जाकर अपने लिए टकीला ऑर्डर करती है। वेटर लाकर उसे देता है, उसे वह एक ही बार में अपने मुंह में लगाकर घटक कर जाती है। अभी भी उसे नशा नहीं चढ़ा था, इस वजह से वह वेटर की ओर देखते हुए कहती है कि जो बहुत ज्यादा हार्ड हो वह ड्रिंक लेकर आओ, आज मुझे पूरी तरह से नशे में डूब जाना है। उसकी बातों को सुनकर वेटर उसे अजीब तरीके से देखा है और वो उसके लिए ड्रिंक बनाने लगता है। वहीं एक साइड में 4 लोग खड़े थे। उसमें से एक बोल रहा था कि अगर आज मुझे पैसा नहीं मिला तो शायद ही मैं अपने बच्चों की जान बचा पाऊं। यह मेरे कर्मों की सजा है जो आज तक मैंने इतने खराब कर्म किए हैं। उसकी सजा मेरे बच्चे को मिल रही है। उसकी बातों को सुनकर दूसरा व्यक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अनिल शांत हो जाओ, आज हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर ही लेंगे। तुम हिम्मत मत हारो। वही उसकी बातों को सुनकर अनिल फिर से रोते हुए कहता है कि अगर आज पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं क्या मुंह लेकर अपनी बीवी के सामने जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। अपने बच्चों को मैं उसे मारता हुआ नहीं देख सकता। भगवान ने मेरे गलतियों की सजा मेरे बच्चे को दे दी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को ही खत्म कर लूंगा। उसकी बातों को सुनकर उसके दूसरी साइड खड़ा दूसरा व्यक्ति भी उसे शांत होने को कहता है। इस समय अनिल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह खुद को आज बहुत ही बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। वह लोग इतने अच्छे भी नहीं थे कि वह किसी से मदद मांग सके और इसके लिए वह काम किया करते थे। उन लोगों ने उसकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। आज उन लोगों को पता चल गया कि यह बुरे लोग कभी किसी का साथ नहीं देते हैं, इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो उसे समय ही लोगों की असली पहचान होती है। तभी अचानक से उनमें से एक व्यक्ति की नज़र बार काउंटर पर जाती है और वह तारा को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि सच में ये तारा ही है कि कोई और अगर तारा है तो आज उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वह तुरंत ही उन तीनों को उसे और देखने का इशारा करता है। वह लोग भी उसे और देखते हैं तो उनकी नज़र भी तारा पर पड़ती है। ये देखकर वह लोग चुप खड़े ही रहते हैं। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है कि तुम हमें उसे घटिया लड़की को क्यों दिखा रहे हो। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि वह इसलिए दिख रहा हूँ कि शायद आज भगवान भी हमारी मदद करना चाहता है। और वह भी उसे घटिया लड़की के जरिए यह बात समझते ही उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह लोग उसे व्यक्ति की बात अच्छे से समझ गए थे। ये चारों लोग और कोई नहीं वही थे जिसे उसे पार्टी की रात तारा ने किया का रेप करने के लिए पैसे दिए थे। तभी अनिल कहता है कि ठीक ही कहते हैं लोग, अगर हम किसी एक के साथ भी भलाई करते हैं तो भगवान हमें उसे ब्याज सहित लौटा देता है। देखो उसे दिन हमने उसे लड़की की बात मानकर कितना सही काम किया था। सच में वह लड़की बहुत ही अच्छी थी, उसकी वजह से हम इस दलदल से निकल गए थे। लेकिन आज अगर हमारी यह स्थिति ना होती तो हम यहाँ कभी ना आते। लेकिन आज भी भगवान ने हमें इस दलदल में गिरने से बचा लिया। ये कहकर वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगता है। तभी तारा वहां जाकर एक ब्रोकर से मिलती है और उसे 2 कॉल बॉय अपने रूम में भेजने को कहती है। वह लोग भी चुप चुप कर उसके पीछे ही लगे हुए थे। जब वह लोग तारा की बात सुनते हैं तो उन्हें सच में उस लड़की से घिन आने लगती है। तभी उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि छी, कितनी घटिया लड़की है, ये किसी की बहू और बीवी बनने लायक नहीं है। ये जिस घर में भी जाएगी उस घर को बर्बाद कर देगी। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या वह कॉल बॉय तारा के पास पहुंच पाएंगे या इससे पहले ये चारों कुछ ऐसा करेंगे कि जो तारा ने सोचा भी नहीं होगा? तो चलिए ये जानने के लिए हम बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 180, तारा की इंटीमेसी और रिकॉर्डिंग।
अपने पिछले एपिसोड में सुना कि तारा कॉल बॉय को भेजने को कहकर अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। अब आगे तभी तारा लड़खड़ाते हुए कदमों से उन लोगों के सामने से निकल जाती है। वह लोग भी धीरे धीरे तारा क्या पीछा करते हुए जा रहे थे। तारा इसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने रूम तक जाती है और रूम के अंदर चली जाती है। उसने रूम को लॉक नहीं किया था क्योंकि अभी उसे उन लड़कों का इंतजार था। तभी वह चारों खुद में ही इशारा करते हैं और एक आदमी चुपचाप उसे रूम के अंदर इंटर कर जाता है और वहीं कहीं छुपा कर बैठ जाता है। तारा को इस समय बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था। वह धीरे धीरे कर अपने कपड़े उतारने लगती है। ये सब देखकर वह आदमी तुरंत ही अपना कैमरा चालू कर वहीं सेट कर देता है। उसने उसे कमरे को इस तरह सेट किया था कि उसे पूरे रूम का सीन और खासकर उसे बेड का सीन अच्छे से उसे कैमरे में कैप्चर हो जाए। इतना करके वह चुपचाप दबे पैर बालकनी में चला जाता है और वहीं कहीं पहन के पीछे छुप जाता है। कुछ ही देर में उसके रूम में दो लड़के इंटर करते हैं। उन्हें देखकर लड़का कहना तो व्यर्थ ही था क्योंकि वह आगे में 35 साल से भी ज्यादा थे। उन लोगों ने जैसे ही कमरे में इंटर किया तो देखा कि कमरे में बहुत डिम लाइट जल रही थी। फिर उन लोगों ने अपनी नजर घुमा कर देखा तो बेड पर उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी जिसने इस वक्त अपने शरीर पर बस अपने इनरवियर ही पहने हुए थे और वह पूरे बेड पर इस तरह से मचल रही थी मानो बिना पानी के कोई मछली तड़प रही हो। ये देखकर तो उन लड़कों की डिजायर ही बढ़ जाती है। वह तुरंत ही उसके बेड के पास जाते हैं और उसे एक बार कंफर्म होने के लिए उससे पूछना चाहते थे। जैसे ही उसमें से एक व्यक्ति ने उसे पूछने के लिए अपनी जबान खोली उससे पहले ही तारा ने उसे चिल्लाते हुए कहा कि इस तरह खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर अब उन्हें कंफर्म हो चुका था कि वह लोग सही रूम में आए हैं और फिर क्या था, बिना देर किया उन लोगों ने अपना कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कर उन दोनों ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और वो दोनों तारा के दोनों तरफ जाकर लेट जाते हैं। उनके लेते ही तारा उन पर बिल्ली की तरह टूट पड़ती है। ये देखते ही वो लड़का तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने आज तक इतनी कामवासना से भरी लड़की नहीं देखी थी। वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी। वो उसे लड़के के पूरे शरीर को चुमना शुरू कर देती है और फिर दूसरे लड़के को खींचकर अपने ऊपर कर लेती है। अब वो दोनों तारा के ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। एक एक कर दो के दोनों उसके सारे अंग पर निशान छोड़ रहे थे। वही तारा की जोर जोर से सिसकियां की आवाज में और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। थोड़ी ही देर में वह लोग एक एक कर तारा के शरीर से खेलना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहता है। वह दोनों व्यक्ति तक जाते पर तारा पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी। उसकी डिजायर तो पूरी हो ही नहीं रही थी। बारी बारी से दोनों उसके ऊपर आते जाते और उसकी नीड को पूरी करते। इस तरह तारा पूरी रात उन लोगों के साथ अपनी नीड को पूरी कर रही थी। वही इस बात से अनजान कि इस मजा लेने के बाद उसके साथ आगे क्या होने वाला है। पूरी रात इसी तरह बीत जाती है। सुबह के 5 बजे बजने वाले थे। अब जाकर तारा थक कर सो जाती है। वहीं उन दोनों लड़कों की तो हालात ही पस्त तो हो गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब वह दो लोग एक लड़की की डिजायर को पूरी नहीं कर पा रहे थे। वह लोग भी थक कर तारा के ऊपर अपने हाथ पैर रखकर सो जाते हैं। वहीं जब ये सिलसिला खत्म होता है तो वह व्यक्ति बालकनी से चुपके से अंदर आता है। सारी रात उन लोगों की बेचैन कर देने वाली आवाज उसे सोने नहीं दी थी। उसने तो सोचा था कि कैमरा लगाकर वह रात की एक नींद ले लेगा, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। हालात ऐसे हो गए कि उसका भी मन कर रहा था कि वह भी आकर एक बार तारा से मजा ले ले, पर इस घटिया लड़की को देखकर उसे घिन आ रही थी।
वही वह रूम में जाकर चुपचाप अपने कमरे को वहां से निकलता है। फिर एक नजर वह उसे बेड की ओर डालता है जहां पर वह तीनों बिना कपड़ों के पड़े थे और उसे देखकर उसे और थूकते हुए वहां से निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है तो वह तीनों उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि काम हो गया। वह हाँ में अपना सर हिला देता है। फिर वहां से वह चारों निकल जाते हैं। अब दूसरा दिन तारा की जिंदगी में कितनी परेशानी लाने वाला है, इस बात से बेफिक्र तारा चैन की नींद सो रही थी। तो आगे क्या होगा? क्या तारा इनके बिछाए ट्रैक में फंस जाएगी या फिर वह अपना शैतानी दिमाग लगाकर इन लोगों के साथ ही कोई गेम खेल जाएगी? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी स्टोरी रिबोर्थ क्वीन ऑफ द डेंजरस माफिया गर्ल में। एपिसोड 181, निया और लिया का प्लान एंड फ्लॉप। जहां एक ओर तारा अपने मौज मस्ती में व्यस्त थी तो वहीं दूसरी ओर निया, ईशा और लिया अपने मिशन की तैयारी में जोर शोर से लगी हुई थी। आज उन्हें मून लाइट काल्पनिक नाम क्लब जाना था। किया ने इन लोगों को अपने मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया था। आज इन लोगों के साथ किया नहीं थी, पर लिया ने ऐसे कई मिशन हैंडल किए थे, इस वजह से उसे पूरा यकीन था कि वह किया को निराश नहीं करेगी। क्योंकि किया ने उसे मिशन की पूरी जिम्मेदारी अपनी सेक्रेटरी लिया को सौंप थी। उसे लिया पर और उसकी ताकत पर पूरा भरोसा था। लिया जितनी ताकतवर थी उतनी ज्यादा बुद्धिमान भी थी, इस वजह से किया उसे पर बहुत भरोसा करती थी और लिया भी किया के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहती थी। लगभग एक हफ्ते बाद एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। वह दिन 1000 करोड़ की थी। इस डील के बारे में आप लोग आगे जानेंगे। फिलहाल अभी यह जान लेगी ये लोग किस चीज की तैयारी कर रही है। ये डील इटली का एक माफिया कर रहा था और वह आज इंडिया आने वाला था। बस उसे किसी तरह फंसा कर उसे जगह के बारे में पता लगाना था जहां पर यह डील होने वाली थी। फिर उसके बाद कुछ दिन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता था। वहीं कुछ देर बाद लिया, ईशा और निया के साथ उसे क्लब में पहुंच जाती है। जैसे ही वह लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उनकी सुंदरता देखकर वहां के लोग एक पल उन्हें देखते ही रह जाते हैं। उन तीनों ने छोटे 60 ड्रेस पहन रखे थे जिसमें उनकी गोरी टांगे रिवील हो रही थी, जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। हालांकि यहाँ हर तरह के लोग आते थे, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन और माफिया भी। वहीं उन लोगों के साथ उनसे दूर बहुत से गार्ड भी थे जो उनकी सिक्योरिटी के लिए थे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वह लोग उन्हें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर दूसरी टीम पर अटैक कर सकते थे। लिया ने बहुत ही अच्छे से पूरी तैयारी कर रखी थी, चुकने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वही निया आदत से मजबूर उन दोनों लड़कियों को देखते हुए कहती है कि अगर इटली का वह माफिया हैंडसम हुआ तो मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी और कुछ दिन उसके साथ मजे करूंगी। निया एक मस्त मौला लड़की थी। उसे फ्लर्ट करने में बहुत ही मजा आता था। अक्सर किसी के साथ फ्लर्ट करना होता था तो हमेशा ये काम निया को ही दिया जाता था। वह इस काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करती थी, पर वह किसी भी बुरी आदत में नहीं बांधी हुई थी। यह बस वो मौज मस्ती करने के लिए किया करती थी और अपने प्लान को सक्सेस बनाने के लिए किया करती थी। वही उसकी बात को सुनकर ईशा उसे पर हंसते हुए कहती है कि तू तो हर बार यही कह कर जाती है, लेकिन हर बार तुझे कोई ना कोई बुढ़ा ही मिल जाता है। सोच अगर उन बो की जगह कोई हैंडसम होता तो आज तेरे कितने बॉयफ्रेंड होते। उसकी बातों को सुनकर निया सोचने का नाटक करते हुए कहती है कि हाँ यार, कितना सही बोल रही हो तुम। अगर ऐसा होता तो तुम लोग हमेशा मुझे मेरा बॉयफ्रेंड ही उधर मांगती फिरती और मैं तुम लोगों को अपना एक भी बॉयफ्रेंड नहीं देती। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। वह तीनों इसी तरह बात करते हुए क्लब के अंदर इंटर करते हैं
और अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ आते हैं। जब उन्हें सब कुछ सही लगता है तो वह लोग बार काउंटर की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेहान और मयंक यहाँ नहीं थे, पर उन्हें भी इस बारे में जानकारी थी। सो उन लोगों ने जान, शिवा और ओम को यह जिम्मेदारी दे दी थी कि वह लोग सब कुछ इसके बारे में पता लगाए। तो वह तीनों भी इसी क्लब में आए हुए थे, जो इस वक्त दूसरे फ्लोर पर बैठे हुए थे, जहां से नीचे का नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर उन लोगों ने अभी इन तीनों लड़कियों को नहीं देखा था, क्योंकि जब ये लोग अंदर आई थी तभी उसे फ्लोर पर एक व्यक्ति किसी वेटर को जोर जोर से डांट रहा था, जिस वजह से कुछ देर के लिए ये तीनों उसे और देख रहे थे। तभी उन तीनों लड़कियों ने एंट्री किया था, जिस वजह से इन लोगों की नज़र उन तीनों लड़कियों पर नहीं पड़ी थी। वह लोग ड्रिंक लेकर पीने लगते हैं। हालांकि वह लोग नशा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी अपने मिशन को अंजाम देना था। कुछ देर तक वह तीनों लड़कियां वहीं बैठी रहती हैं। फिर निया के जोर देने पर लिया उसके साथ उठकर डांस करने लगती है, लेकिन लिया की पैनी नज़र चारों ओर दौड़ रही थी। बाहर उसके लोग भी तैनात थे, जो बिल्कुल अलर्ट थे, क्योंकि आज एक भी चूक हुई तो उनके हाथ से यह मौका निकल जाएगा। फिर उनके पास दोबारा कोई मौका नहीं होगा जानने का। धीरे धीरे आधा घंटा बीत जाता है। तभी लिया के हाथों में बंदी घड़ी में नीली बत्ती जलने लगती है। ये देखकर लिया तुरंत ही अलर्ट हो जाती है। उसे समझ आ गया था कि वह लोग आ गए हैं। उसने तुरंत निया को इशारा किया। निया भी तुरंत ही अलर्ट हो गई। अब वह लोग डांस करते करते धीरे धीरे स्टेज से उतरकर ईशा के पास आ जाते हैं। जैसे ही वह लोग ईशा के पास आते हैं तो ऐसा उन्हें देखकर आंखों ही आंखों में पूछती है, क्या वह लोग आ गए? लिया भी उसे अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा करती है। तभी उन लोगों की नज़र डोर की ओर जाती है, जहां से कुछ बॉडीगार्ड अंदर आ रहे थे। उन्हें देखकर ही पता चल गया था कि वह लोग इटालियन हैं। उनके अंदर आते ही उनके पीछे एक मिडिल एज लेडीज अंदर आ रही थी। उसके चारों तरफ गार्ड चल रहे थे और लेडीज भी देखने में इटालियन थी। अब उन्हें समझने में देर नहीं लगा कि उनका प्लान फ्लॉप होने वाला है। उन्हें जो खबर मिली थी वह तो सही थी, पर यहाँ पर उसे आदमी के बजाय ये लेडीज आ गई, या शायद उसकी पत्नी थी। उसके साथ ही उसके बिजनेस में उसका हाथ बताया करती थी। ये दोनों 50-50 के पार्टनर थे और यह भी एक माफिया की बेटी थी। हालांकि इसके बारे में लिया को थोड़ी बहुत जानकारी थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर कैन की जगह पर उनकी वाइफ आ जाएगी, या तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह लोग क्या करें। हालांकि लिया को इतना तो पता था कि कैन की वाइफ को लड़कों में इंटरेस्ट है, पर वह इतनी जल्दी अपने भरोसेमंद लड़का कहां से पैदा करें। उनके गार्डन में तो कोई ऐसा नहीं है जो उसकी बीबी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। उनके लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत थी। तभी निया उनसे पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, क्या हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है? लिया उसे बताती है कि उसकी वाइफ को लड़कों में इंटरेस्ट है, पर हमारे पास ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसे देखकर उसकी वाइफ उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए और हम उसे आसानी से अपने जाल में फंसा सके। और इतनी जल्दी हम किसी भी शख्स पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो वो कितना वफादार होता ये हम नहीं जान सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर अब निया और ईशा के चेहरों पर भी परेशानी झलकने लगती है। उन लोगों ने कितनी तैयारी की थी, पर सब धरा का धरा रह जाएगा और वह किया को क्या जवाब देंगे? वह तो उन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी और उसकी पनिशमेंट कितनी कड़ी होती है, ये सोचकर तो उनके रोंगटे ही खड़े हो गए थे। वह तीनों इस समय अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिस पर वह लोग विश्वास कर सकती हो। वह सब बिल्कुल निराश हो चुकी थी। तभी सामने से निया को ओम आता हुआ दिखाई पड़ता है। वह बार काउंटर की ओर ही आ रहा था।
क्योंकि उन लोगों ने भी उसे लेडीज को आता हुआ देख लिया था, जिस वजह से वह तीनों अलग अलग हो गए थे और नीचे आकर अब पूरा जायजा लेना चाह रहे थे। ओम को देखकर निया के दिमाग की बत्ती जलती है। ओम देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, उसकी पर्सनैलिटी किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती थी, ऊपर से उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, इस वजह से वह और भी प्रिंस चार्मिंग लगता था। निया ने मुस्कुराकर ईशा और लिया को देखा, वह लोग इस तरह उसे मुस्कुराता देखकर झुंझलाकर उससे पूछती है कि इस मुसीबत के वक्त पर तुझे अब क्या सोच रही है। मेरा तो यहाँ सोच सोच कर दिमाग ही फटा जा रहा है कि अब हम आगे क्या करेंगे। तभी निया हंसते हुए कहती है कि मुझे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, सामने देखो। ये कहकर वह उसे और इशारा करती है जिस ओर से ओम आ रहा था। हमको देखकर उन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन दूसरे ही पल उनके भी होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। अब वो सब समझ चुकी थी निया का इशारा क्या था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है? क्या ये तीनों लड़कियां मिलकर ओम को उस लेडीज के पास जाने को मना पाएंगे या नहीं? और अगर ओम मान भी जाता है तो क्या आज बेचारे उसे ओम की इज्जत लूट जाएगी? आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेचारा ओम इन लड़कियों की बातों में आकर बहुत बड़ा फंसाने वाला है। उसके साथ आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में। आप लोगों का कमेंट मैंने पढ़कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरी परवाह करने के लिए। और बहुत से लोगों ने कहा है कि इसमें लव स्टोरी भी शुरू करें, तो हम एक एक कर सभी जोड़ों की लव स्टोरी शुरू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में निया और ओम की लव स्टोरी शुरू होगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो नेक्स्ट एपिसोड को सुनना बिल्कुल ना भूले और अपनी राय हमें जरूर बताएं। सो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और जो भी हमारे दोस्त नए हैं वो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।